शेख रशीद और फवाद चौधरी, इन दोनों की वही पोजीशन होगी जो ये गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जब टॉपल हुई है उससे पहले उनकी जो पोजीशन थी। क्योंकि फवाद चौधरी को भी उस वक्त मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ा है, लेकिन आपके जहन में होगा जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है तो ये साहब उसकी स्टेज पे नहीं बैठे थे, ये छुप के बैठे हुए थे, कैमरे ने इनको आइडेंटिफाई किया था। तो उसके बाद से ये दोबारा से जिसे कह रहे हैं लुकन मीटी कर रहे थे, तो तब उठाए गए थे। उठाए जाने के बाद असर हुआ जो स्टोरी भी बताई है। पीटीआई के कुछ लीडरान थे, उन्होंने उनको मिसगाइड करते रहते थे। आप देखें कि आपका अगर ड्राइवर आपके साथ बैठा है और वो आपके किसी मतहत के बारे में रोज़ थोड़ी सी बात कर दे ना, थोड़ी सी बात कि वो देखें जी आपका वो जो मतहत है उसने कल ये किया, अगले दिन फिर कुछ ना करे, अगले दिन फिर गाड़ी चलाते चलाते आपको कहे सर वो जो आपका सबॉर्डिनेट है उसने ये किया, तो वो एक दिन आएगा हफ्ते दो हफ्ते के बाद कि आपके जहन में वो बात हो जाएगी यार ये सबॉर्डिनेट तो सही काम नहीं कर रहा। तो ये इस तरह ये जो लोग इर्द गिर्द थे इमरान खान साहब के, और इन गलतियों को इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी थी आपको पता है कि उनके हालात क्या थे। आप देखें वो फरीदी जो केपी वाले हैं वो कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी की धमकियां दी गई, ये पार्टी छोड़ दो नहीं तो आपकी बेटी के साथ ये कर देंगे, नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है। और जो वो डार्क फैमिली है सियालकोट वाली, उनकी यानी कि बुजुर्ग औरत है, उसको रेप करने की धमकी देगी उसके मुंह पर। तो इस तरह के हालात थे जो लोग पार्टी छोड़ के गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको बताते चले कि पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने एक अमरीकी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए बड़े इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या है हम आपकी नज़र करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जनाब स्टूडियो में जुनैद इकबाल गुरैश साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें डॉन अखबार के रिपोर्टर सीनियर तजियाकार जुल्फ़िकार अतार साहब ने ज्वाइन किया है। हम आपस में तजिया पेश करेंगे इस हवाले से कि उनका इंटरव्यू क्या जो है वो आने वाले दिनों में उसके असरात हो सकते हैं, या उनकी जो आज की गुफ्तगू है ये दीगर सियासी रहनुमाओं पर किस तरह जो है वो इस हवाले से क्या इसको यानी कि मैसेज समझेंगे, या पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके लिए ये यानी कि किन हैसियत से किन मनाजर में इसे देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार अतार साहब की तरफ बढ़ता हूँ, उनसे बात कर लेते हैं। जी जुल्फ़िकार अतार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बादशाह, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फ़िकार अतार साहब, फवाद चौधरी ने अमरीकी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए जो इंकशाफात किए हैं कि मैंने सियासत इमरान खान के कहने पे छोड़ी थी, पीटीआई से अलहदगी उसके कहने पे छोड़ी थी, क्योंकि मुझ पर बड़ा तशद्दुद हो रहा था, और बानी पीटीआई को जब ये पता चला तो उन्होंने खुद इजाज़त दे दी थी कि आप बिल्कुल जो है वो जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से दीगर रहनुमाओं के बारे में भी जिस तरह आप देखें कि रेहाना डार के बच्चे जो है उनके ऊपर जो कुछ हुआ, तो उस वक्त भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बानी पीटीआई की जानिब से जो बयान सामने आया था वो यही था कि जी बिल्कुल ठीक है, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी कि बानी पीटीआई को मालूम था ये मेरे ही लोग हैं और इन पर मुझे यानी कि अलहदगी के लिए मेरे से यानी कि अलहदा करने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है, वो जो तशद्दुद किया जा रहा है, वो खुद चाहते थे। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं जुल्फ़िकार अतार साहब? एक चीज तो ये क्लियर है कि फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू है, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे तशद्दुद से जब मैं निडाल हो गया, फिर मेरी बाद में मेरी आंख खुली तो सामने मुनीर फारूक खड़ा था। उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद वही प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू, जिसके बाद से इनके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे वो खत्म हो गए और समहाउ इनके गुनाह माफ हुए। तो अब ये लगता है कि शायद समहाउ जो जितना प्रेशर पहले एस्टेब्लिशमेंट का था वो शायद लगता है कि थोड़ा कम हुआ है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से जो देखने वाली यही है, क्योंकि ये दोनों जो इंटरव्यूज है ना ये सिग्निफिकेंट है, फवाद चौधरी का और जो है शेख रशीद का। जनाब देखें ये इंटरव्यूज अगर अभी भी वो उसी लेवल का प्रेशर चल रहा हो ना तो मुमकिन नहीं है कि ये अभी भी ये बात कर सकें जनाब, क्योंकि फवाद चौधरी साहब से मेरी भी बात हुई थी कुछ ही वीक्स पहले। तो मैंने कहा था जो आप पे बीती है आप जरा बताएं, आपको छापते हैं, और कहते यार अभी टाइम नहीं आया, मैं सब कुछ चीजें बताऊंगा बाय एंड बाय,
मतलब आप सबके लिए ब्रेकिंग खबरें होंगी वो। जनाब तो इट मीन्स के अभी जो उन्होंने एक कुछ ना कुछ ये सारे मामला अभी भी बहुत कुछ है बताने के लिए उनके पास, मैं आपको बता दूं, लेकिन इतना बताना भी तो इट मीन्स के थोड़ा सा दबाव जो है वो कम होना शुरू हुआ है, और इट्स अ गुड न्यूज फॉर पीटीआई इनफैक्ट। नहीं, जिस तरह वो बता रहे हैं वो तो कोई यानी कि बात आपकी मान लेते हैं कि किसी में ये इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जिस तरह पहले किसी ने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया था। नहीं बात साहब, अखलाकी जरूरत तो ना इसमें नहीं अखलाकी जरूरत ये अखलाकी जरूरत में नहीं बनेगा। ये देखें प्रेशर इतना है, ऑलरेडी इन्होंने मार खाई है, अगर ये कोई और थोड़ी सी बात करेंगे ये फिर उठा लिए जाएंगे, इनको फिर मार पड़ेगी। तो पॉइंट ये समझे कि ये इस वक्त अगर ये बात कर रहे हैं और अब ये उठाए नहीं जा रहे और इनको दोबारा से मार नहीं पड़ रही, तो इट मीन्स कि वो पहले एनवायरमेंट नहीं है जो खौफ वाला एनवायरमेंट था, जिसमें जो मार खा के आया और आके वो चुप करके दपक के बैठ गया अपने घर, और अगर मीडिया पर्सन से इंटरेक्शन भी हुआ तो उसने कहा जी कि हमें माफ कर दें, अभी हम बात करेंगे अब हमारे साथ क्या हुआ। नहीं, बात तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बहुत से बाकी लोग भी ऐसे थे जिन पर दबाव डाला गया लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जहाँ तक आपने शेख रशीद की बात की तो शेख रशीद तो कहता है जी मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, मेरे ऊपर मेरा बहुत अच्छा अफसर था, मेरे ऊपर दबाव नहीं था, बस मैं जब आंख खोलता था मैं साथ छुपा के दवाइयां भी ले गया था। वो उनका पहला स्टेटमेंट था। वास्तव अभी जो इनका रिसेंट इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने इसी तरह के इंकशाफात किए हैं जो कि फवाद चौधरी साहब ने किए हैं। उन्होंने यही बताया कि मेरे साथ वो हुआ है, मतलब जो वो कहते हैं कि तो वो माफी चाहता हूँ, अब तो फिर वो हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे होंगे ना, फिर तो उनके कौलो फेल में तजाद है, कभी कोई बात कह दी, कभी कोई बात कह दी। नहीं बस मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कौलो फेल में तजाद नहीं है, इसमें डर वाला एलिमेंट है। पहले डर था, पहले डर की वजह से कि हमने अगर बोला तो हम दोबारा से उठा लिए जाएंगे और हमें मार पड़ेगी, राइट। तो अब ये सिचुएशन है, किसी तरफ से आप ये कह सकते हैं, इशारा है कि भाई आप बात कर लें, अब चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थी, जिस तरह से 3 माह पहले थी, 6 माह पहले थी, साल पहले थी। अच्छा, बहुत से लोग जो पीटीआई को छोड़ गए हैं, जुल्फिकार तार साहब यकीनन वो खुश तो नहीं थे जिस तरह उनसे आनन फानन या दबाव के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो अब माहौल अगर वो नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं उन्हें तो पता है कि बाकी जमातों का तो कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। अब्बास फरीदी ने भी आप देखा कि मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है, तो आप समझते हैं कि बाकी लोग भी वापस आ जाएंगे? ओहो, बाकी लोग तो मरे जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए साहब जनाब। और बेसिकली उनको इमरान खान की स्वाबदीद पे है कि उनको लेना है या नहीं लेना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उनमें से ये वो सारे लोग वापस आएंगे कि उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिलेंगी पीटीआई में, वो सिर्फ इसी में खुश हो जाएंगे कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं। ये पहले मैं तो आपको ये बता दूं, तो वो लोग जनाब सिर्फ वो लोग नहीं लिए जाएंगे जो कि आप ये कह लें जो कि बैक स्टैबर है, जिन्होंने पीठ पे पीटीआई की छुरा खोंपा है, वो लोग ने जिन्होंने साजिशें की हैं, वो एलिमेंट्स जो होंगे जो पीटीआई को छोड़ गए हुए हैं वो नहीं लिए जाएंगे, और वो थोड़े लोग हैं। तो ज्यादातर लोग जो फवाद चौधरी को आप समझते हैं कि ये वो मुकाम हासिल कर पाएगा जो यानी कि इसने खो दिया है ये पीटीआई की हमदर्दी में? जी मैंने बानी पीटीआई के कहने पे खैरबाद का, मुझे जी वहाँ से ज़बरदस्ती लाया गया और मुझे बिठाया गया, ये मैं कल भी उनके साथ था, जिस तरह शेख रशीद कहता है मैं कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ। जनाब आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बता दूं, शेख रशीद और फवाद चौधरी इन दोनों की वही पोजीशन होगी जो ये गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जब टॉपल हुई है उससे पहले उनकी जो पोजीशन थी, क्योंकि फवाद चौधरी को भी उस वक्त मजबूरी में ज्वाइन करना पड़ा है। लेकिन आपके जहन में होगा जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है तो ये साहब उसकी स्टेज पे नहीं बैठे थे, ये छुप के बैठे हुए थे, कैमरे ने इनको आइडेंटिफाई किया था। तो उसके बाद से ये दोबारा से जिसे कह रहे लुकन मीटी कर रहे थे तो तब उठाए गए थे। उठाए जाने के बाद हुआ जो स्टोरी भी बताई है। तो अब्बास फरीदी ने मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ दिया? आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून से भी लोग जा रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो जिसे कह लें कि अभी उनका टाइम है, और क्योंकि वो राइट साइड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है तो उनका टाइम आज तो रहेगा, कल का आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीएमएल नून का सबसे प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पब्लिक में इसके रूट्स नहीं है। पब्लिक जाहिर है ये जो फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ है, जो सिचुएशन उस वक्त थी वही सिचुएशन आज लग रही है। आल्दो के पीएमएल नून कह रही है हम सेंटर में बड़ी मेहनत कर रहे हैं,
एज गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पंजाब में भी कर रहे हैं। मरीम नवाज आए दिन आपके सामने नए नए प्रोजेक्ट ला रही हैं। और अभी मेरे कुछ आसिफ चौधरी उन्होंने कहा था कि ये सारे जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं ना, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे नया नाम देके इनको रीलॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, उस स्टोरी पे डिनायल कोई नहीं आया बाय द वे, तो यह भी एक बड़ी मजेदार सिचुएशन है। पुराने प्रोजेक्ट को नए नाम से शुरू कर रही हैं। कोई एक आध प्रोजेक्ट बताइए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई नाम है ऐसे प्रोजेक्ट के जो इसने साबका हुकूमत के दौर में शुरू किए गए थे और इसने नए नाम से? जनाब जी बात आप मुझसे पूछें? जी आपसे मैं पूछ रहा था कि पुराने प्रोजेक्ट, एक तो आप ये कह सकते हैं कि जो घर बनाने की स्कीम थी, जी उसमें हाँ जी जिक्र है, उसमें पुलिस रिलेटेड है, उसमें हेल्थ रिलेटेड है। अच्छा, और इवन सो मच सो ये जो किसान रिलेटेड प्रोजेक्ट है, किसान कार्ड की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वो हैं जिनको आप नए आप रीलॉन्च कर रहे हैं। तो वेल, अगर अच्छा है पब्लिक वेलफेयर के लिए करें, वेरी गुड। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अभी भी पब्लिक में इनके लिए वो अपील नहीं है जो कि 2018 में थी। सही से पहले चले जाएं, 17 में थी, 16 में थी, 15 में थी, 13 का इलेक्शन इन्होंने जीता है, वो वाली सिचुएशन नहीं है। अच्छा रुकन साहब, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। मैं स्टूडियो में गुरैज साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा इनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। गुरैज साहब, आप जुल्फ़िकार तार साहब ने जो बात की कि जो दबाव पहले था वो अब दबाव नहीं है, आप समझते हैं? जिस तरह मेरे ख्याल में तो कोई दबाव में ख़ास कमी नहीं आई, जिस तरह के हालात हैं। कल अभी राणा सनाउल्लाह कह रहा थी हम इसको जेल से नहीं निकलने देंगे बानी पीटीआई को। मेरा ख्याल है कि ये जुल्फ़िकार नैन साहब की बात में थोड़ा सा वज़न है जनाब, क्योंकि आप देखें कि उस तरह गिरफ्तारियां नहीं हो रही, उस तरह उठाया नहीं जा रहा। और उसकी मेन वजह मुझे ये लग रही है कि जो अदलिया जो है वो स्ट्रीम लाइन पर उन्होंने अपनी डायरेक्शन शुरू कर दी है जी। तो वो जैसे अदलिया ने मेरिट पे फैसले करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने इस का इरादा कर लिया है कि अब हम प्रेशर नहीं लेंगे और हम मेरिट पे फैसले करेंगे। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये जुल्फ़िकार नैन साहब की ये बात जो है इसमें काफ़ी वज़न है। फवाद चौधरी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? शेख रशीद की भी इन्होंने बात की, आप दोनों के बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब का जो रोल है शुरू से लेके कोई इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा रोल नहीं रहा। आप देखें कि जब चौधरी परवेज़ अलाई साहब की हुकूमत को ख़त्म करने में फवाद चौधरी साहब ने बड़ा रोल अदा किया और बार बार KPK और पंजाब की हुकूमतें ख़त्म कराने में इन्होंने बार बार ज़ोर दिया कि ये हुकूमतें ख़त्म करके इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर हम दोबारा हुकूमत में आएंगे। हालांकि ये इनकी गलत यानी कि इतने सीनियर सियासतदान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, गलत सोच थी कर भी रहा था। आप देखें तो चाहिए। ये ऐसी था कि आग में छलांग लगाने के बराबर कि आपके पास पंजाब की हुकूमत थी, KPK की हुकूमत थी और आप जब कोई मूवमेंट चलाते थे तो आप सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाते थे और इस्लामाबाद का जो एरिया था उसके बाहर सारा आपका कंट्रोल था। AJK में आपकी हुकूमत थी, गिलगित में आपकी हुकूमत थी, है जी। तो इन्होंने बड़ा मिसगाइड किया, ये सियासी मैच्योरिटी इनमें नज़र नहीं आई उस वक्त। अच्छा गुरैज साहब, मैं लेकिन ठीक है आपका अपना मौक़िफ़ है, मैं इनके हवाले से बता दूं कि जो PTI के लोग जब भी बानी PTI से मिलने जाते थे तो वो कोई प्लान लेके आते थे या उनके जहन में कोई मशवरा होता था कि आके ये बात करेंगे, इमरान खान से मिलेंगे, ये सवाल पुटअप करेंगे, ये पूछेंगे। लेकिन बताते हैं कि इमरान खान किसी की बात नहीं सुनता था। हमारे एक दोस्त हैं गुजरांवाला से, राणा नज़ीर, कई दफ़ा MNA भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं साबका हुकूमतों में, PTI के टिकट पर भी वो MNA रह चुके हैं। तो इस दफ़ा वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे। तो वो बताते हैं, मैंने पूछा कि आप इतनी अच्छी पार्टी छोड़ के जिसका वोट बैंक भी है क्यों चले गए? उसने कहा यार जब हम इमरान खान को मिलने आते थे तो इमरान खान ने ना तो हमें सोफ़ों पे बिठाता था, सामने घर के उसके एक ऐलान होता था, कहता था वहाँ जाके चौकड़ी मार के बैठ जाते थे हम, और कहता है वो बस अपनी बात करता था, हमारी बात को कोई अहमियत ही नहीं देता था। तो कहने का मकसद यह है कि ऐसे हालात में बानी PTI को कोई फवाद चौधरी हो, कोई भी सियासतदान हो, कैसे अपनी बात मनवा सकता था? बानी PTI खुद चाहते थे कि हम हुकूमतें गिरा दें। नहीं, इसमें देखें हमारे जो PTI के कुछ लीडरान थे उन्होंने उनको मिसगाइड करते रहते थे। आप देखें कि आपका अगर ड्राइवर आपके साथ बैठा है और वो आपके किसी मतायत के बारे में रोज़ थोड़ी सी बात कर दे ना,
थोड़ी सी बात कि वो देखें जी आपका वो जो मुतैद था उसने कल ये किया, अगले दिन फिर कुछ ना करे, अगले दिन फिर गाड़ी चलाते चलाते आपको कहे सर वो जो आपका सबॉर्डिनेट है उसने ये किया, तो वो एक दिन आएगा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कि आपके ज़हन में वो बात हो जाएगी यार ये सबॉर्डिनेट तो सही काम नहीं कर रहा। तो ये इस तरह ये जो लोग इर्द गिर्द थे इमरान खान साहब के, और इन गलतियों को इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। अच्छा, शाहमूद कुरैशी को आप बानी पीटीआई का क्या समझते हैं कि वेल विशर है या नहीं? देखें पॉलिटिक्स में जो है इसके ऊपर कमेंट करना ये वक्त मुनासिब नहीं है कि वो जेल इसके ऊपर जीत रहा है, उसके बड़े इसके ऊपर कमेंट करने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं फिर भी मैं बताता हूँ, फिर भी ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक जो था शाह महमूद कुरैशी साहब का जो था काफ़ी वो पीटीआई और उससे जो थे इमरान खान के हक़ में बेहतर एक पर्सनैलिटी थे। लेकिन अब आगे क्या है ये देखें, इस वक्त तो कुछ लोग हैं वो तो धक्के से फंस गए ना। अच्छा, जुल्करनैन साहब गुराया साहब कह रहे हैं कि शेख रशीद की बात नहीं, इसकी फवाद चौधरी की कर रहे हैं कि ये उस वक्त भी कोई यानी कि बड़े मुखलिस दोस्तों में शामिल नहीं था। तो जो मैं शाह महमूद कुरैशी की बात करने जा रहा था, मैं ये कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी जब जेल में थे तो आपको याद होगा कि उनको जब रिहाई दी गई तो रिहा होते ही जेल के बाहर मीडिया ने बात की कि अब आपका क्या प्लान है, तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, मीडिया से गुफ्तगू भी करूंगा, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बात होगी। बानी पीटीआई से मिले तो लोग बड़ी तवक्को कर रहे थे कि अब कोई गुफ्तगू होगी, तो लेकिन वो ज़मान पार्क से बग़ैर गुफ्तगू किए चले गए। तो हम और आप जितने मीडिया के लोग थे समझ गए कि बानी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी की बात मानने से इनकार कर दिया है। वो जेल से जो एजेंडा लेके आए थे शायद यही समझा जा रहा था, जो अमकान था कि उन्हें ये कहा गया है कि इन्हें कहीं नहीं बाहर चले जाएं, इन्हें कहीं नहीं पाकिस्तान छोड़ दें, शायद यही मेरा तो ख्याल है, यही उनका मौक़िफ़ था। कोई अलहदा हो तो आप ज़रा बता दें, क्या यानी कि बानी पीटीआई किसी की बात मानते थे? देखिए व्हाट्सएप इसमें मैं तो आपसे एग्री करूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते थे कि जनाब लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं जी वो उदी गल्ला च लग गया, तो उदी गल्ला च लग गया। ये इमरान साहब के कोट एंड कोट है, 2-3 मरतबा उन्होंने की है और हम साथियों के आगे भी बात की है। तो वो कहते थे क्या मैं कोई बच्चा हूँ जनाब, मैं दूध पीता बच्चा हूँ कि मैं इसकी बातों में आ जाऊंगा। सही। तो बेसिकली ये असेंबली तोड़ने के फैसले ये सब ठीक है, मशवरे लोग जो भी देते थे, लेकिन इसमें अल्टीमेट डिसीजन इमरान खान साहब का ही था जी, नेशनल असेंबली से बाहर निकलना है, दोनों गवर्नमेंट तोड़नी है। बहुत से लोग माफी चाहते हैं, कैसे थे कि जो ये चाहते थे कि अगर हमारी हुकूमत चली गई है तो हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये फैसला बानी पीटीआई का था कि हम इस्तीफे देंगे और हम बेंचों पर नहीं बैठेंगे। जी देखिए यही तो प्रॉब्लम था। अब आई डोंट नो खान साहब ये पॉलिटिक्स कर रहे थे अपनी यूएस में कर रहे थे या यूनाइटेड किंगडम में कर रहे थे या यूरोप के किसी और डेवलप कंट्री में कर रहे थे। पाकिस्तान टाइप कंट्रीज में सभी ने बताया कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप नेशनल असेंबली से निकलेंगे, आप गवर्नमेंट 2 तोड़ेंगे और आप आराम से कहेंगे मुझे इलेक्शन दो और मैं जीत के आ जाऊं और आके मैं गवर्नमेंट बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। ये चौधरी परवेज लाई ने बहुत कैटेगरिकली इनको बताया। शाह महमूद कुरैशी, अच्छा माफी चाहता हूँ, चौधरी परवेज लाई की बात आ गई, एक सवाल मैं आपसे पुटअप कर दूं। चौधरी परवेज लाई के मुतल्लिक बड़ा कहा जा रहा है कि वो डील करके आए हैं और आजकल खामोशी से घर बैठे हुए हैं। तो खैर उनसे जब बात की गई, मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं कल भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ, लेकिन ये बातें तो सारे ही करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि परवेज लाई डील करके आए हैं? ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। वो पीटीआई वाले भी कमाल बादशाह लोग हैं। मतलब उन साहब ने अपना घर तोड़ा लिया, उनके घर आपने देखा था जिस किस्म का रेड हुआ था, उनको 13 मरतबा पकड़ा गया है रिहा होने के बाद, और उसके बाद आप देख लें कि क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। यानी कि हुकूमत मिल रही थी, उन्होंने हुकूमत नहीं ली, उन्होंने जनाब बिल्कुल ऑफर की गई कि आप बानी पीटीआई के साथ जी पीडीएम के साथ मिल जाएं और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप रखें, तो उन्होंने वो रिफ्यूज की। उनके बेटे के ऊपर इन्होंने जमीन तंग करने की पूरी कोशिश की, बल्कि की हुई है। एंड डिस्पाइट ऑल दिस तो वो पीटीआई और इमरान के साथ खड़े रहे। तो अब 1 साल जिसे कि पूरी
एक बीमार हुए, गिरे, बुरा हाल हुआ, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, बेगम उनकी के साथ जो फॉर्म जमा करवाते हुए वहां जो सलूक रवा रखा गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है इन हालात। देखिए, जीता हुआ इनका पूरा इलेक्शन उन्होंने चुरा लिया, उसके बावजूद ये क्वेश्चन किया जाता है। और यही क्वेश्चन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी आता है। भाई, शाह महमूद कुरैशी को तो पूरी पार्टी दे रहे थे वो, और मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे वो साहब, उन्होंने नहीं रिफ्यूज किया है। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि यानी कि ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर हमें बात करने से या अपनी सहाफत को एक सिर्फ जिसे हम ठीक है, वो लोग साफी भी करेंगे बातें, वो तो करते ही हैं, क्वेश्चन तो रेज करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पीटीआई वालों को भी तो कुछ इसमें खुद से सोचना पड़ेगा ना, कि इतने मुश्किल टाइम के में जो लोग इमरान खान के साथ खड़े रहे, कोई एक दिन नहीं खड़ा रहा इनमें से। मेजॉरिटी देख लें, ये लोग तो 12-14 महीने से अंदर हैं। बुरा टाइम इन्होंने फेस किया है, घर तोड़ाए, बिजनेसेस तोड़ाए, फैमिलीज के ऊपर, इनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई को समझने की बात है। बाकी लोग तो जो इनके ओपोनेंट है वो तो यही कहेंगे डील, मुखालफिन तो बातें करते रहते हैं, भी बाहर आ जाएंगे, उनके ऊपर भी यही कहेंगे डील करके ही आ रहे हैं, एनआरओ लेके आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई वालों को खुद समझना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक है, मुखालफिन तो हमेशा इल्जाम तराशी करते रहते हैं। अगर हम उनकी हमदर्दियों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमें इस तरह उन्हें तनकीद का निशाना बना के उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि शायद ये जनाब बिक गए हैं या ये डील के तहत आए हैं। तो ये उन्हें भी तकलीफ होती होगी कि यार घर बार तोड़ दिए, सब कुछ हो गया। तो वो अगर हम सिर्फ परवेज इलाही साहब की बात कर लें तो वो साहब तो बड़े आराम से पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ले सकते थे। जितना परवेज इलाही को बानी पीटीआई का साथ देने के लिए सफ़र करना पड़ा है, मेरे ख्याल में तारीख में किसी भी वज़ीर आला को इस तरह का सफ़र नहीं करना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जुल्फ़िकार तार साहब अपना मौका पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि पीटीआई के लोग जिन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, कम अज़ कम पीटीआई के रहनुमाओं को या उनके कारकुनों को ऐसा नहीं करना चाहिए जिनसे उनकी आज़ारी होती हो। ये कहा जाए कि जी परवेज़ इलाही किसी डील का हिस्सा थे और डील के तहत बाहर आए हैं। मेरे ख्याल में हमें ऐसा ना ही सोचना चाहिए और ना ही ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत और उन्होंने अपनी इज़्ज़त सब कुछ बानी पीटीआई की खातर दांव पर लगा दिया। जो लाहौर में उनके घर रेड के दौरान पुलिस जिस तरह घर का दरवाज़ा तोड़ के उनके घर में दाखिल हुई, जिस तरह जनाब गुजरात में चौरी हाउस पर जो कुछ हुआ, या उनकी बेगम जब इलेक्शन के दौरान दुपट्टा खींचा गया या जब कागजात जमा करवाने गई, तो जो सलूक हुआ वो कैमरे की आंख ने भी देखा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों ने देखा कि एक सबक वज़ीर आला पंजाब की जो अहलिया है उनके साथ क्या हो रहा है। तो इन हालात में हमें किसी भी ऐसे सियासत जो काट रखने वाले सियासतदान हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। जी गुरैश साहब, आपका परवेज़ इलाही के साथ बड़ा अच्छा तलक रहा है, आप उनके साथ बड़ा टाइम गुजार के आए हैं, तो आप उनकी आदात को भी समझते हैं, आप इसको भी समझते हैं, फवाद चौधरी को भी, आप शेख रशीद को भी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप क्या समझते हैं कि ये सारे इनके जो किरदार है कि इस पर आप क्या कहेंगे कि कौन इनमें से ज़्यादा जो है वो बानी पीटीआई के साथ? ये देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि वो बंदा जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा, फेडरल मिनिस्टर रहा, स्पीकर रहा, यानी सारी ज़िंदगी की पॉलिटिक्स में एक दिन वो बंदा जेल में नहीं गया। और इन्होंने उनके साथ जो ज़्यादती की, जो जुल्म किया, यानी कि मेरे सामने मैंने भी देखा कि मेरे सामने हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, डीआईजी साहब को कहा कि मैंने इनको रहा कर दिया है, इनको घर छोड़ के आए। और आप देखें कि लतीफ़ खोसा साहब साथ बैठे हुए हैं और वकला उनके साथ बैठे हुए हैं, और डीआईजी साहब और एसएसपी साहब जो हैं वो सारे। और उसके बावजूद जब वो एफसी कॉलेज से जब नहर से घर को टर्न करने लगे तो वहाँ उठा लिया गया, उन्हें लोगों ने उठा लिया और सादा कपड़ों में उठाया। और उठाना बड़ी बात नहीं है, उस बुजुर्ग सियासतदान को, उस अजीम सियासतदान को वो कैसे उठाया,
किसी ने टांगों से पकड़ा, किसी ने बाजुओं से पकड़ के अंदर फेंका, जैसे एक डाकू को फेंका जाता है, चोर को फेंका जाता है, किसी बदमाश को फेंका जाता है। यानी कि जरा एहतराम नहीं, जरा अखलाकियात नहीं, जरा कोई नहीं देखा गया कि ये एक बुजुर्ग सियासतदान है जिसने सारी जिंदगी में अपनी सारी जिंदगी हो गया उसकी हमदर्दी का हो गया। गुरैश साहब बात नहीं, बल्कि अक्सर हम देखते थे कि जो बड़े ईमानदार अफसर होते थे ना, जिस तरह आजकल नजरिया में लोग खड़े हो गए हैं। आप देखें कि जो सरगोदा के एक सेशन जज टाइप का खसूसी अदालत के जज साहब होते हैं, और उन्होंने कहा जी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं फैसले अपनी मर्जी के करूंगा, और मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मेरे ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश की गई है और उसने जवानमर्दी से फैसला किया है। बाद में उसके असिस्टेंट के साथ जो कुछ हुआ वो भी सबको पता है कि उस खैर मैं जो बात करने लगा था कि मकबूल औरिया जान बताते हैं कि एक दफ़ा मेरे साथ कोई किसी ज़िले में डीसी थे, तो कोई मुझे दबाव डाला गया, लेकिन मैंने काम करने से इनकार कर दिया था। देखिए ये और बहुत से मैंने ये शहबाज शरीफ के साथ कई ऐसे अफसर रहे हैं कि जो बताते थे कि हमें जब शहबाज शरीफ की हुकूमत में शहबाज शरीफ के सियासतदान या मिनिस्टर गलत काम करते तो हम नहीं करते थे। अच्छा, अब क्यों नहीं लोग कहते ये कि जी ये गलत, मसलन जिस तरह सरगोदे में उमर अयूब को अंदर जाने से रोका गया या हुक्म दिया गया कि आज इन्हें अदालत में नहीं जाने देना, तो मेरे ख्याल में हमारे जो वहाँ रोकने वाले अफसर थे उनको खड़े रहने को सारा नहीं। असल में जो इस तरह के ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं और मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं वो लोग अब भी मौजूद हैं, लेकिन ये होता क्या है कि जब ये लोग वैसा नाज़म मलिक साहब हमारे साथी हैं, सीनियर तजियाकार हैं, बात कर लेते हैं। जी नाज़म मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी नाज़म मलिक साहब बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी ने अमरीकी नशरियाती अदारे को जो इंटरव्यू दिया है, तो आज वो बड़ा हमदर्द नज़र आ रहे हैं, बानी पीटीआई के साथ अपनी हमदर्दियों का इज़हार कर रहे हैं, अपने साथ होने वाली जुल्म की दास्तान बयान कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब ये लोग जनाब भाग के एक कश्ती से दूसरी कश्ती में IPP में दाखिल हो गए थे। तो क्या आप समझते हैं कि ये खैर वक्त तो है कि सारे लोग आज अब्बास अफरीदी ने भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया, वो किसी जमात में तो नहीं जा रहे। कहने का मकसद ये है कि अब ये लोग PTI में वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं या क्या वजूहात है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको याद होगा कि बानी PTI इमरान खान ये कह चुके हैं कि एक दो फार्मूले दिए थे उन्होंने। एक तो दिया था जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो वापस आ सकते हैं, फिर दूसरों में क्या थे कि बाद लोगों को वापस ले सकते हैं। अब जो फवाद चौधरी हैं, जारी बात है कि इमरान का एक केस रह गया है, उनकी रिहाई तकरीबन करीब है और हो सकता है कि वो 27 नहीं, वो तो राणा सनाउल्लाह ने कह दिया जी हम रिहा नहीं होने देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। उसने कहा जी बड़े मुकदमात पड़े हम किसी में भी जो है उसको रख लेंगे, उठा लेंगे, कर लेंगे, नहीं जाने देंगे। हालात वाक़यात तो ज़ाहिर नज़र आते हैं कि ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान में बानी PTI की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही जिस तरह की सूरत हाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप देखें कि फवाद चौधरी अकेले नहीं है, वो सिंध से इमरान इस्माइल हैं, इस तरह और दीगर बड़ी क़यादत है जो मजबूरी के तहत, जारी बात है ये सब लोग मजबूरी के तहत गए थे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि फवाद चौधरी की ये बात दुरुस्त है कि बानी PTI की हदायत पर ही मैं गया था? नहीं ये तो नहीं, वो उनका बयान है, इसकी हम तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों ने PTI छोड़ी थी आपको पता कि उनके हालात क्या थे। आप देखें वो अफरीदी जो KP वाले हैं वो कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी की धमकियाँ दी गई, ये पार्टी छोड़ दो नहीं तो आपकी बेटी के साथ ये कर देंगे, नहीं पता है कि वो कहाँ रहती है। और जो वो डार्क फैमिली है सियालकोट वाली, उनकी यानी कि बुजुर्ग औरत है, उसको रेप करने की धमकी देगी उसके मुंह पर। तो इस तरह के हालात थे जो लोग पार्टी छोड़ के गए। ये उस टाइम भी पार्टी के साथ लायल थे, आज भी लायल है, लेकिन इनकी इतनी मजबूरियां थी कि उनको अपने बाल बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वक्ती तौर पर PTI से दूर होना पड़ा। ये वापस आते हैं या नहीं वापस आते, ये बड़ी थानवी सी बात है। असल मुल्की मामला कुछ हो रहा है, उस तरफ देखना चाहिए। आपको पता है KP का ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, आज भी मिनिस्टर गौहर लाहौर आए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि बताएं जी जो KP के ऑपरेशन की बात क्या हो रही है। उन्होंने कहा ये बात पार्लियामेंट में तय हो, वही इसका फोरम है, तो वही होना चाहिए। मौलाना फजल मान का बयान जो है ना वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने कहा जी अज़्म इस्तेकाम नहीं अदब इस्तेकाम का बायस बनेगा ये ऑपरेशन, और हम इसको नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कोर कमांडो अपनी जो कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी उन्होंने कुछ अपने ख्याल का इजहार किया। तो जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम ऑपरेशन को लेकर वो
मौजूद नहीं है। जो पिछले 2 ऑपरेशन हो गए थे उस वक्त हालातों वाक़या तौर पर पीपल पार्टी ने इसके लिए हर पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक फाटे राय करके चले थे, लेकिन इस बार तो सीधा सीधा एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला कर दिया कि ऑपरेशन होगा। अगले दिन कैबिनेट ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आ रहे हैं। तो अब हालातों वाक़या बड़े डिफरेंट हैं। सूबे की अवाम वहाँ 3 जो बड़ी पार्टियां हैं PTI। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, ऑपरेशन होने जा रहा है या नहीं हो रहा? हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें तो इसकी मुखालफत कर रही हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो सूबे की 3 बड़ी पार्टियां PTI, ANP और JUI, ये तीनों का दावा शख्सियात है इनकी लीडरशिप, उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा। अगले दिन जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं हम टारगेट ऑपरेशन करेंगे, उस तरह का IDPs वाला हिसाब नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर तरीके से जो अफवाज है उनका सेटअप बनना शुरू हो गया, उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है और फौज की कस्टडी में आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं जिसमें फौज को उसके मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कैसा ऑपरेशन है कि अभी तक इसके बारे में कोई वजाहत नहीं आ सकी कि किस किस्म का ऑपरेशन होगा वो। अच्छा नाज़िम मलिक साहब प्लीज लाइन पे रहिएगा, मैं गुरैश साहब से जरा बात कर लूँ। गुरैश साहब, जिस तरह नाज़िम मलिक साहब बता रहे हैं खतोखाल तो बयान नहीं किए गए, खैर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें पहले भी इख्तिलाफ कर रही हैं, तो अगर ये बता दिया जाता है कि ऑपरेशन सिर्फ दहशतगर्द जमातों के खिलाफ होगा या बताया ही नहीं जाता, तो फिर क्या आप समझते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं देखें, ये ऑपरेशन तो नहीं होना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सच ऐसे हालात नहीं हैं कि इस तरह का ऑपरेशन हो। अगर किस वजह से ऑपरेशन होना है, कोई उसकी बताया तो नहीं गया, यानी कि हमारी फौज को रोका तो नहीं और कि फिर दूसरी बात है कि इसमें उन्होंने ये भी नहीं वाज़ेह किया कि टारगेट ग्रुप कौन होगा, टारगेट एरियाज़ कौन से होंगे जहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए ऑपरेशन ये तो रूटीन, कोई ऐसे हालात नहीं है कि जिसमें कि आप एक ऑपरेशन करें। ये तो रूटीन, जहाँ जहाँ दहशत गर्दी हो रही है वहाँ जाके कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए, वहाँ चीज़ों को कंट्रोल में लाना चाहिए। सही, हाँ जी। अगर आप कंट्रोल में नहीं लाते तो क्या हर दफ़ा आप ऐसे ही किया करेंगे कि जब आपसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती तो आप कहते हैं जी हम ऑपरेशन करेंगे। जब पिछले ऑपरेशन हुए हैं तो उसकी बाकायदा उस वक़्त मुश्किल हालात थे और ऑपरेशन की शायद ज़रूरत भी थी, लेकिन अब तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। और हर आदमी, हर समझदार बंदा ये समझ रहा है कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ये उनको डर है, खदशा है कि कहीं ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ना हो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि PTI की स्ट्रेंथ बन रहे हैं या PTI की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा। दूसरी बात, इस पार्लियामेंट में जो है इन कैमरा इसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए और पूरी डिटेल्स और पूरा रोड मैप बताना चाहिए। इन कैमरा नहीं, ऑन दी कैमरा, कि हाँ, रोड मैप बताना चाहिए कि ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है और कब किया जा रहा है। ठीक है ना। और उस पे पार्लियामेंट से कंसेंसस होना चाहिए और तमाम मेंबरान का, तमाम सियासी पार्टियों का। आप देखें कि आप किन सियासी पार्टियों के बेस पे ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उन सियासी पार्टियों ने जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं जीता, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इजाज़त दे ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि अवाम उनको मानती नहीं है कि ये हुकूमत उनकी है। अवाम कहती है कि ये तो उनकी हुकूमत ही नहीं है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। पहले इसका तो तस्फिया कर लें, हम पहले इसका तो फैसला कर लें कि ये जिन लोगों ने हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है, क्या ये कानूनी तौर पे ये हुकूमत में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और आप देखें कि 80 लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम जीते हुए हैं और जिन्होंने बाकायदा वो लेके गए हैं, उन्होंने इत्तेजाज किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और नाज़िम मलिक साहब से पूछ लेते हैं, ये पीपल पार्टी के बीट रिपोर्टर भी हैं, इनका नाज़िम मलिक साहब, पीपल पार्टी क्या है इस पे, उनका क्या मौकफ है? देखें कि उसका कोई मौकफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, इस्लाम, वो हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं जो भी एस्टैब्लिशमेंट के मुंह से निकले, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अब्लाइज हो गए हैं कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। उन्हें कहेंगे कि अंदर कुएं में छाल मारो तो वो अंदर कुएं में छाल मारेंगे, इसकी मुखालफत नहीं करेंगे।
मैं आपको बताऊं कि ANP का आज भी बहुत बड़ा जलसा होगा है KP में, और उन्होंने कहा है कि ये अब हमारी लाशों पे होगा। जो असल बात, हालांकि ANP इत्तेहादी जमात है हुकूमत की। जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जो फौजी ऑपरेशन है, ये फौजी ऑपरेशन इसलिए भी नहीं होगा कि सूबे की अवाम अब इसके खिलाफ खड़ी है, और KP में पहले ही हालात खराब है और सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, क्योंकि वहाँ पर तो वजीरस्तान में शुरू से ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पर काफ़ी गनमैन पाई जाती है हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों के हवाले से। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ऑपरेशन उस चीज़ को ज़्यादा हवा देगा, और जो जिस पर मुल्की बका और सलामती के लिए जो ना वो एक सवाल खड़ा हो जाएगा। इन चीज़ों से बचाव के लिए जरूरी है कि तमाम जो भी एक काम करना है वो इत्तेफाक राय से किया जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करने से इनके हाथ में कुछ आएगा। इससे ज़्यादा मुल्क के हालात, सलामती के हालात खराब होंगे, और KP में ऑपरेशन की वजह से दूसरी जो मुल्क दुश्मन कूदते हैं उनको भी खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, और हम लोग वहाँ की सूरतें आगे। बलूचिस्तान की जमातें जो दीगर ANP के अलावा है, उनका क्या मौक़िफ़ है नाज़िम मलिक साहब इस पर? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान तो पहले एक मुतासा सूबा है। ये KP और जो बलूचिस्तान है, इसको आप सिक्योरिटी की नज़र से देखें, क्योंकि इनको यानी कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ पर तमाम जो उनका जो भी कार्रवाई होती है वो सारी फौज की है। फौज ही इसको दोनों सूबों को देखती है, और दोनों सूबे के हालात आपको पता है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से वो बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा वहाँ आवाज़ें उठ रही हैं। लोग इस्लामाबाद तक आए थे एहतजाज और धरने करने के लिए, जिन्हें मार पीट के वापस भेज दिया गया। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, माफ़ी चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, 1-2 मिनट बाकी है। आप सिर्फ ये बताएं कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मुखालफत में खड़ी हैं, तो अब क्या फ़ैसला है कि अब ऑपरेशन होने जा रहा है, नहीं हो रहा, डायलॉग हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कहाँ सूरत खड़ी है? फिलहाल इस पर ना बड़ी मैंने खैर खामोशी सी हो गया जब से तीनों पार्टियों ने मुखालफत की और वहाँ पर मजारे शुरू हो गए KP में। तो आप ये नहीं बता रहे कि ऑपरेशन की तारीख कब है, ऑपरेशन कब शुरू होगा, उसकी कोई वजाहत, उसकी कोई तफसीलात मीडिया के सामने नहीं लाई जा रही। अब ये मैंने कहना शुरू किया कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, यानी कि जहाँ की इत्तला होगी किसी दहशतगर्द की तो वहाँ हम छापामार कार्रवाई करेंगे। तो फुल स्विंग का जो ऑपरेशन था, तो पहले लोगों को वहाँ से निकाल कर इस्लामाबाद भेजा गया था और फिर सारे इलाके खाली करा के ऑपरेशन किया गया था। मेरा ख्याल है वैसा नहीं होगा, नामुमकिन है, क्योंकि सूबे की अवाम अब बाहर आ गई है, और सूबे की अवाम के मुखालिफ जाना सिक्योरिटी इदारों के लिए बहुत सी मुश्किल पैदा कर सकता है, और हुकूमत के लिए भी। हुकूमत तो जो है वो जारी बात है कि उनके अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, जो उन्हें पीछे से लिखा लिखाया फैसला मिलता है वो आगे बोल देते हैं। पीपल पार्टी हो या नून लीग हो, ये इस वक्त आपको पता है हुकूमत में भी हैं, और जिस पर इनको हुकूमत मिली वो आपके सामने है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अंदर से तो वो भी मुखालफत कर रहे हैं। जो असल बात है, ख्वाजा आसफ ने कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ख्वाजा आसफ ने कहा है कि इस ऑपरेशन को नवाज शरीफ की हमायत हासिल है। लेकिन नवाज शरीफ का या जरदारी का KP में तो कुछ नहीं है, ना बलूचिस्तान में कुछ है। वहाँ के वहाँ मरे जिए जो मर्जी करे, बाहर में जाए, इनको क्या लगे। इनको जैसे पंजाब से और जरदारी को अपने सिंध से वास्ता है, इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ की लीडरशिप ने, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहले पंजाब से ऑपरेशन शुरू करें। आपको हर वक्त खून की नदियाँ, लाशें गिराने के लिए आपको KP नजर आता है, लेकिन आप ये ऑपरेशन में ना हम खून की नदियाँ बहने देंगे और ना ही अपने बाल बच्चों की लाशें गिरने देंगे। वो इस वक्त एक मज़ामत की नामत बनकर इस ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑपरेशन उस तरह फुल स्विंग का हो सके जिस तरह माजी में फुल स्विंग के ऑपरेशन हुए थे। हाँ, इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ ये जरूर करेंगे, लेकिन वो जिस तरह पहले लोगों को बेघर कर दिया गया था, वहाँ से निकाल के इलाके खाली करके किया गया था, वो अमल शायद अब ना दोहराया जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़िम मलिक साहब, आप बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि फ़ौजी ऑपरेशन होगा, नहीं होगा, फ़ौजी ऑपरेशन होने की सूरत में क्या हो सकता है, कौन सी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, और हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा जो जमातें फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं वो भी उन्होंने बताया कि जो ANP है, हालांकि वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, लेकिन वो भी नहीं चाहती कि ये ऑपरेशन हो। इस ऑपरेशन के मतलब बड़े तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं।
तो नाज़रीन हम यही कहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपोजिशन जमातें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, उनको इत्मीनान में लिए बगैर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से गुज़र रहा है। पाकिस्तान में सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पार्ट को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लीजिए। अल्लाह निगहबान।